गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया। तो अभी तक एनिमल फिजियोलॉजी में हमने ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में पढ़ा है, हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया एंड हमने सर्कुलेशन के बारे में पढ़ लिया। आज के वीडियो लेक्चर से हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो मैं रेस्पिरेशन मंडे से स्टार्ट करना चाह रहा था, बट आज से ही हम रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, अब हमने डाइजेशन पढ़ा। हाँ, डाइजेशन में क्या होता है, हमने खाना खाया, वो खाने को हमने ब्रेक डाउन किया उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर हमने शुगर लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, तो उसको हमने मोनोसेक्राइड में तोड़ा। अगर हमने प्रोटीन डाइट ली है तो उसको हमने अमाइनो एसिड में तोड़ा। अगर हमने फ़ैट कंजम्पशन किया है तो उसको हमने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक डाउन किया। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड मटेरियल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमने लिया उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा। उस सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या किया गया, ब्लड के थ्रू पूरे शरीर के हर एक सेल के पास भेजा गया और उस सेल ने उस चीज़ को एब्जॉर्व किया। ठीक है, इतनी चीज़ें डाइजेशन और सर्कुलेशन में होती है। जहाँ पे डाइजेशन का काम होता है चीज़ों को तोड़ना सिंपलेस्ट फॉर्म में, सर्कुलेशन का काम होता है उन सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स को हर एक सेल तक पहुँचाना वाया ब्लड के थ्रू जो है सारी चीज़ें जो है एक एक सेल को मिलती हैं। डिफ्यूज़न होता है इन चीज़ों का और जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस ब्लड में आ जाता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन का काम कहाँ आता है, जब सेल के पास ये सारी चीज़ें पहुँच जाती है। जो न्यूट्रिशन हमने तोड़ा है, जो खाना हमने ब्रेक डाउन किया है सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो मोनोसेक्राइड, वो अमाइनो एसिड, वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ये सारी चीज़ें जब पहुंच जाती हैं सेल के पास, उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेशन में काउंट होता है। ठीक है, सो रेस्पिरेशन की बात करें तो सिंपल हम नॉर्मली रेस्पिरेशन में क्या बोलते हैं, सांस लेना इज़ रेस्पिरेशन? नो, सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं होता। सांस लेना रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसका एक स्टेप है जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। इनहेलेशन या फिर एक्सहेलेशन, ये रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, ऑल्दो हम O2 नहीं इनहेल करते हैं, हम पूरी की पूरी एयर इनहेल करते हैं और एयर ही एक्सहेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम एक्सहेल करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, उसके अंदर भी ऑक्सीजन होता है। ओके, सो बट उसकी मात्रा बहुत कम होती है। जैसे हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऐसा थोड़ी है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के मुकाबले बहुत कम ऑक्सीजन है, इसलिए उसको डीऑक्सीजनेटेड बोल दिया जाता है, बट उसमें भी ऑक्सीजन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर अपन बात करें तो सिंपल डेफिनेशन क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन एनवायरनमेंट एंड सेल्स ऑफ बॉडी। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, इसको एक बार लिखो, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन एनवायरनमेंट एंड बॉडी या बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स और बाहरी वातावरण जो है, इसके बीच में O2 और CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो एक्सचेंज होता है, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। बट इसके साथ ही साथ एक चीज़ आगे जोड़ो, अब यहाँ पे क्या होता है, बॉडी सेल्स तक तो बात आई, वेयर बॉडी सेल्स वेयर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन। ये चीज़ याद रखो, वेयर organic nutrients are broken। और इनको तोड़ा क्यों जाता है, क्यों तोड़ा जाता है इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को? टू मतलब एंजाइमेटिकली तोड़ा जाता है टू रिलीज एनर्जी। सो वेयर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर broken down enzymatically to release energy, सो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे
बाहरी वातावरण और हमारे शरीर के सेल के बीच में CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, और उस एक्सचेंज के कारण सेल के अंदर जो न्यूट्रिशन आए हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, एंजाइमेटिकली ब्रेकडाउन होता है, और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। ये है आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का मतलब हुआ एनर्जी रिलीज़ करवाना। ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। उसके बाद मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन फोकस करेंगे हम ह्यूमन रेस्पिरेशन पे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की बात करें तो कुछ सिंपल चीज़ें जो आप लोगों को पता है अच्छे से पहले से, फिर भी एक बार हम पढ़ेंगे। दो प्रकार के रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे, एक एरोबिक एक एनारोबिक। दो प्रकार का रेस्पिरेशन आप जानते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन वैसा रेस्पिरेशन जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज जो होता है या ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और एनएरोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। विदाउट ऑक्सीजन भी एनारोबिक काइंड ऑफ रेस्पिरेशन हो सकता है, बट बिना ऑक्सीजन के एनारोबिक एंड देन एरोबिक। सो एनारोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एरोबिक जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, एरोबिक की बात करें तो ये भी फर्दर दो प्रकार के आ जाएंगे। एरोबिक की बात करें दो प्रकार के आ जाएंगे, एक आता है डायरेक्ट रेस्पिरेशन और एक है आपका इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट रेस्पिरेशन लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। हमारे अंदर इनडायरेक्ट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन जो है पाया जाता है। डायरेक्ट रेस्पिरेशन की अगर अपन बात करें तो वैसा रेस्पिरेशन जहाँ पे बॉडी सेल्स और इन्वायरमेंट इन दोनों के बीच जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो उसके बीच में कोई रेस्पिरेटरी सरफेस या रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, सो बॉडी सेल एक्सचेंज गैसेस विथ द एनवायरनमेंट विदाउट एड ऑफ एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मतलब किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का कोई काम नहीं होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, तो डायरेक्टली जो एयर आ रही है वो सेल्स में जा रही है। ठीक है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता किस में? लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, स्पॉन्जेस में होता है, निडारियंस में होता है। इन सब में जो है डायरेक्ट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है? वैसा रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो हमारे सेल्स के साथ होता है, बट वो किसके थ्रू होता है? एक रेस्पिरेटरी सरफेस, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट क्या हुआ? सेल्स और इन्वायरमेंट के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा रेस्पिरेशन के लिए। सेल जो गैस एक्सचेंज है वो सेल्स और इन्वायरमेंट के बीच में डायरेक्ट होगा, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होगा। इनडायरेक्ट में बीच में एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा। ठीक है, मैमेलियन रेस्पिरेशन की बात करें तो मैमेलियन रेस्पिरेशन जो होता है उसमें लंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मैमेलियन रेस्पिरेशन में क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? लंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसे कि कई सारे एक्वेटिक मैमल्स भी हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी हैं, जैसे कि वेल्स हो गई, डॉल्फिन्स हो गए, उनके अंदर भी लंग्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं। एक और टर्म आई होप आप सबने सुन रखा होगा, नाम डायफ्राम का। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है? एक मसल है। ठीक, डायफ्राम की बात करें तो हमारा जो लंग्स है, जो हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो इस डायफ्राम के ऊपर सिट करता है, डायफ्राम के ऊपर रिलैक्स रहता है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, डायफ्राम क्या एक डोम शेप स्ट्रक्चर है। डोम शेप स्ट्रक्चर मतलब कि ये इस तरह से रहता है। जब ये रिलैक्स रहता है तो ये ऐसा रहता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर, और हमारा लंग्स जो है वो इसके ऊपर सिट करता है। हमारा लंग्स जो है वो इसके ऊपर इस तरह से सिट करता है। अब यहाँ पे लंग्स पे, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम का ये जो पूरा पोर्शन, ये कर्व जो है ना, ये क्या होता है? थोड़ा सा सीधा हो जाता है। ठीक है, कर्व जब सीधा होता है तो ये जो है ये ऐसे नहीं रहा, कर्व सीधा हुआ तो फिर ये कैसा आ गया? यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पे एंड पॉइंट है, पर ये इस तरह से थोड़ा सीधा हो जाता है। जब ये सीधा हो जाता है तो इतनी जगह बच गई, इतनी जगह बच गई, ये इतना गैप हो गया। ये गैप क्या करेगा? इन लंग्स को
फैलने के लिए हेल्प करेगा, स्पेस प्रोवाइड करेगा ताकि हम सांस ले सकें। तो इसीलिए जब भी हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, डायफ्राम जो है वो स्ट्रेच हो जाता है। जैसे ही हम एक्सेल करते हैं, डायफ्राम जो है वापस ऊपर डोम शेप आ जाता है। फिर सांस लोगे स्ट्रेच हो जाएगा, सांस छोड़ोगे वो वापस ऊपर आ जाएगा। इस तरह से डायफ्राम का फंक्शन जो है चलता रहता है। डायफ्राम अगर आपका पंक्चर हो गया, उसी समय विद इन सेकेंड्स किसी भी पर्सन की मौत हो जाएगी अगर उसका डायफ्राम पंक्चर हो गया तो। ठीक है, अगर उसका डायफ्राम पंक्चर हो गया, उस पर्सन की उसी समय इमीडिएटली डेथ हो सकती है। अब अपन अगर बात करें रेस्पिरेटरी सरफेस के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जो सरफेस है जहाँ से रेस्पिरेशन होगा, जिस सरफेस पर रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेटरी सरफेस। तो रेस्पिरेटरी सरफेस के क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, कौन कौन से फंक्शंस जो है वो करने चाहिए, तब जाके हम उसे रेस्पिरेटरी सरफेस कह सकते हैं। तो अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। Characteristics of respiratory surface. What are the characteristics of respiratory surface and what are the functions, what are the characters that is important to be a respiratory surface? Okay, so सबसे पहली चीज़, रेस्पिरेटरी सरफेस अगर है तो वो हाईली वेस्कुलर होना चाहिए। इट शुड बी हाईली वेस्कुलर, मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी richly supplied with blood vessels, must be richly supplied with blood vessels. That means highly vascular, हाईली वेस्कुलर होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस। उसके बाद बात करें, सरफेस एरिया जो है काफ़ी बड़ा होना चाहिए। सरफेस एरिया शुड बी वेरी लार्ज, सरफेस एरिया जो है बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सरफेस एरिया मतलब अब जैसे जो लंग्स है, हम अगर सांस ले रहे हैं तो उसका सरफेस जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए सरफेस एरिया जो है वो बड़ा होना चाहिए। ओके, एंड थर्ड पॉइंट आफ्टर सरफेस एरिया, सो सरफेस एरिया की बात कर रहे थे तो सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा होना चाहिए। लंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल सकता हो वैसा होना। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो थर्ड पॉइंट है, इट शुड बी kept moist, it should be kept moist। इसको जो है moist होना चाहिए, मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस है वो ड्राई नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद it must be permeable to respiratory gases, it must be permeable to respiratory gases। अब रेस्पिरेटरी जो गैसेस आएंगी उनके लिए परमिएबल ही नहीं होगा तो किस प्रकार से रेस्पिरेशन हो पाएगा, मतलब जो डिफ्यूज़न है रेस्पिरेटरी गैसेस का वो इजीली जो है हो जाना चाहिए। और उसके बाद इट शुड बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एनवायरनमेंट, ये ज़रूरी है। इट शुड बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट में होना चाहिए ताकि ये जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज हो सके। बाहर से अपन जो सांस लेंगे वो डायरेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस तक जा सके, इसलिए डायरेक्टली जो है एनवायरनमेंट से लिंक्ड होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सो आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ ही ओवर कर देते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ ओवर करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। प्रैक्टिकल्स का समय है, प्रैक्टिकल फाइल सबमिट हो रही है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सो आज का वीडियो लेक्चर ने हमने यहाँ पे एक जो
बेसिक इंट्रोडक्शन है रेस्पिरेशन का, उसके बारे में पढ़ा। रेस्पिरेशन जो सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस हाईली वस्कुलर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स मौजूद होने चाहिए, मतलब ब्लड का फ्लो अच्छा होगा। ब्लड का फ्लो अच्छा होगा तो ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होगा, ठीक है। सरफेस एरिया जो है लार्ज होना चाहिए ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ एयर अंदर आ सके, जितना ज़्यादा एयर अंदर आएगा उतना ही ऑक्सीजन साथ में आएगा, ठीक है। मॉइस्ट होना चाहिए, कभी भी रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो ड्राई नहीं होना चाहिए। रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए परमिएबल होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए परमिएबल होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन अंदर आ सके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर जा सके। एंड इट शुड बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होना चाहिए ताकि एयर जो है उसकी सप्लाई हमेशा मिलती रहे। ओके, सो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे। अगले वीडियो लेक्चर में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। रेस्पिरेशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने जाओ अच्छे से ध्यान से, तब बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा भी आप स्किप करोगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ती जाएगी। कुछ हार्ड टॉपिक्स भी आएंगे जिनको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे CO2 और O2 का, वहाँ पे आप बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ना। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ रखी हैं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो डिटेल है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो हम आज का वीडियो लेक्चर यहाँ ओवर करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। थैंक यू वेरी मच।